अच्छा, कुछ पता है गांव का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा होता है जिसमें लगभग हर गांव का सदस्य भाग लेता है? कौन सा? पंचायती चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं पंचायती चुनाव। अरे पूरे भारत में और पूरे इंटरनेट पे एक वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है, पंचायत सीजन 2, जिसके माध्यम से सारे के सारे लोग ग्रामीण व्यवस्थाओं को, फुलेरा ग्राम की सभ्यताओं को, हंसी ठिठोलियों को, ग्रामीण माहौल को समझ पा रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण समस्याओं की जानकारी भी उन्हें मिल पा रही है। अच्छा, ये वही पंचायती राज है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने करी थी। महात्मा गांधी कहते थे कि भैया भारत गांवों में बसता है और गांवों को अगर उनका स्वशासन दे दिया जाए तो गांवों के साथ साथ तो भारत का विकास भी हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, कौटिल्य प्रेजेंट्स लवकुश पाठशाला में एक वीडियो बनाते हैं और पूरी ग्राम पंचायत ग्रामीण सभ्यता के बारे में जानकारी हम दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आइए लवकुश पाठशाला में एंटर करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये निकल के सामने आता है कि पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज जरूरी क्यों है? इस बात को समझाने के लिए आपको दो शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। एक है शक्ति का केंद्रीकरण और दूसरा है शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या होता है शक्ति का केंद्रीकरण? जहां जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, जहां राजा का शासन होता है, वहां पर शक्ति का केंद्रीकरण देखने मिलता है। उदाहरण के लिए माहिष्मती की बाहुबली मूवी देखिएगा, उसमें शिवगामिनी देवी बोलती हैं, मेरा वचन ही है शासन, अर्थात इनके वचन के बिना वहां का पत्ता भी नहीं हिल सकता। परंतु अगर गांव में व्यक्ति कुछ करना चाहे, अपने मन से करना चाहे, तो भैया इनका वचन लेना पड़ेगा ना पहले। इसी समस्या को समाधान करने के लिए सिद्धांत सामने निकल गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण। फिर शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, केंद्र पर सबसे ऊपर। वो रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानकारी निकाल रहे हैं इसरो के माध्यम से। परंतु कई सारे विषय ऐसे हैं, जैसे कि कृषि के बारे में, जैसे कि सिंचाई के बारे में, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में, हमने उन विषयों को किनको सौंप दिया? राज्य सरकार को सौंप दिया। भैया शिवराज सिंह चौहान जी, आप देख लो भैया यार, खेती भूमि का, किसानों के बारे में आप थोड़ा सा देख लो, आप सिंचाई के बारे में देख लो। तो भैया मेन जो सबसे बड़े बड़े काम थे वो केंद्र सरकार कर रही है, और कुछ शक्ति किसको दे दी गई? शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई, राज्य सरकार को दे दी गई। परंतु क्वेश्चन निकल के सामने आया कि मान के चलो मैं एक गांव का निवासी हूं। गांव कौन सा? वही पंचायत का, फुलेरा गांव का निवासी हूं, और मेरे घर के सामने एक नाली है, नाली हो गई है चौक, और नाली जब चौक हो गई तो उसका पानी भरा रहा है मेरे घर में। मेरे को तो दिक्कत है ना भाई, मैं किसके पास जाऊं? मैं किसको अपनी समस्या सुनाऊं? मोदी जी को सुनाऊंगा क्या? मोदी जी को नहीं, अमित शाह जी मिलने नहीं देंगे। मैं शिवराज सिंह जी चौहान जी के पास जाऊंगा? नहीं जा सकता। किसके पास मैं इंस्टेंटली जाऊं जिससे मेरे को समाधान मिल जाए? तो मैं जाऊंगा अपने गांव के प्रधान के पास, उस मुखिया के पास, उन सरपंच के पास जो कि मेरे गांव में चुने गए हैं। इनके पास जाऊंगा तो त्वरित निर्णय प्राप्त हो जाएगा। और यही व्यवस्था, यही प्रधान की व्यवस्था, यही सरपंच की व्यवस्था कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत व्यवस्था। और इसी कारण भारत ने शक्ति का केंद्रीकरण ना अपना के शक्ति का विकेंद्रीकरण अपनाया। अब शिवगामिनी देवी सोच रही होगी, भाई गजब बेइज्जती है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है। जब गांव के ही लोग अपने क्षेत्र का शासन करते हैं, उसको अपन कहते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारत में स्थानीय स्वशासन का बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्राचीन इतिहास है। इतिहास के पन्नों को छाने तो चोल वंश के अंदर में हमको स्थानीय स्वशासन के बीज देखने मिलते हैं। कहा जाता है चोल वंश में उर नामक एक संस्था होती थी जो वर्तमान की ग्राम पंचायत से मिलती जुलती थी। उर के अंतर्गत गांव के वह लोग जो अपने आप को पंच और सरपंच बनाना चाहते थे, अपने नामों का पर्चा भरकर एक बॉक्स में डाल देते थे। एक छोटी बच्ची को बुलाया जाता था, वो बच्ची पर्चा उठा दी थी, और जिन जिन के नाम उस पर्ची में आते थे उन्हीं को माना जाता था कि अब ये हमारे पंच और सरपंच है। अर्थात उर नाम की संस्था चोल वंश में थी, जो कि स्थानीय स्वशासन का बहुत प्यारा उदाहरण थी। कई सारी कमियां भी थी, बाद में परिवर्तन हुआ। परंतु चोल वंश के बाद में जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, वहां पर एक वायसराय निकल के सामने आए, लॉर्ड रिपन। इनको कभी कभी अच्छा रिपन भी कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें बहुत सुधारात्मक कार्य किए थे। इन लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन के बीज बोए, और इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है आधुनिक भारत में। जब भारत गुलाम है तो भारत के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिलती है, भारत का संविधान लागू होता है, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तब भारतीय संविधान शासन प्रणाली में केवल द्विस्तरीय सरकार की चर्चा की गई। केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार, यानी वास्तविक प्रावधान पंचायती राज्य के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए नहीं किए गए।
यानी केवल 2 स्तर पर आपको सरकार देखने मिल रही है। फिर आप मन में सोचेंगे कि भारत के अंदर पंचायत की अवधारणा कैसे सामने आ रही है। जब भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान लिखा तो संविधान सभा ने आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत एक बात लिखी कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करेगी। आप सभी को पता होना चाहिए अनुच्छेद 40 भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आता है और सबसे मुख्य बात यह है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डिफरेंस यही है कि आप मौलिक अधिकारों को न्यायालय में जाके लागू करवा सकते हो, लेकिन जो बात नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाकर न्यायालय में जाकर केस नहीं कर सकते। मतलब यह राज्य के ऊपर है कि वो काम करना चाहे तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती, आप लागू नहीं करा सकते। अब आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है, लेकिन क्या एकदम से ग्राम पंचायतों की स्थापना हो जाएगी? नहीं भैया, जब तक इसके प्रावधान सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं हो पाएगी। अब पंचायत के बारे में कोई अनिवार्य प्रावधान तो था नहीं, तो हमारे देश में पंचायत का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानिएगा। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हमारे देश के अंदर एक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया, जिसको हम बोल रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समस्या है, जैसे वहां पर निर्धनता है, वहां गरीबी है, वहां अशिक्षा है, वहां पर सड़क नहीं बन पा रही है, वहां पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसको डील करने के लिए ग्रामीण समूह के ही लोगों की सहायता ली जा रही है और गांव के लोगों की सहायता लेकर ही ग्रामीण समस्या को हल किया जा रहा है। मतलब पहली बार झलक लगी कि गांवों की समस्या ग्रामीणों द्वारा भी हल की जा सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जब और जगह पर लागू किया गया तो उसे नाम दिया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा, मतलब उसका बड़ा रूप था। 1952 के जब 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित होने में, तब हमारे देश में एक समिति गठित होती है जिसका नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति को यह आदेश दिया जाता है कि हमारे देश की आप संरचना का, ग्रामीण व्यवस्था का अध्ययन करो और ये बताओ कि क्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के अधिकार, शक्ति के अधिकार दे सकते हैं? क्या ग्रामीण व्यक्तियों पर हम भरोसा दिखा सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में अच्छे से शासन कर लेंगे? और बलवंत राय मेहता समिति 2 वर्ष का टाइम लेती है इसका अध्ययन करने में। जब 1959 में उस समिति की रिपोर्ट आती है तो बलवंत राय मेहता समिति एक सिफारिशें करती है और पॉइंट समझना, उस सिफारिशों में लिखा जा रहा है कि भारत के अंदर आप ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय ढांचा अपना सकते हो। यानी केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्यों में राज्य सरकार है, भैया स्थानीय शासन को चलाने के लिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार भी बना सकते हो। यदि आप ये स्थानीय सरकार बनाओगे तो उनके भी 3 स्तर होंगे। यानी अगर हमारे यहां पर गांव है तो ग्राम में ग्राम पंचायत होगी और ग्राम पंचायत के साइड में जो विकास खंड होता है, ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में पंचायत समिति होगी और वो पंचायत समिति जिस जिले में आएगी उस जिले में जिला परिषद होगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में विकास काम करने के लिए आपको यह स्तर देखने मिल रहा होगा। समझ पा रहे हैं? जब 1959 में रिपोर्ट आती है, नेहरू जी को अच्छा लगता है और पॉइंट समझिएगा, क्योंकि गांधी जी बार बार बोलते थे कि ग्रामीण पंचायत होनी चाहिए। इस प्रावधान के बाद एक तिथि चुनी गई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगधरी ग्राम में सबसे पहले स्वतंत्र भारत के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इस बात को ध्यान रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला सबसे पहला राज्य है, सबसे पहला जिला है, सबसे पहला गांव है जो पंचायती राज को अपना रहा है। मजे की बात यह है कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर राजस्थान ने तो इस बात को अपना लिया, लेकिन अभी भी संविधान के अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायत का वर्णन है। मतलब राज्य चाहे तो इसे अपना सकते, नहीं चाहे तो नहीं अपना सकते। कोई भी अनिवार्य प्रावधान अभी भी नहीं किया गया। बाद में जब हमारे देश के अंदर एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट यानी जनता पार्टी की सरकार 1977, 1978 में दिखती है तो उस टाइम पे एक समिति गठन किया जाता है जिसका नाम होता है अशोक मेहता समिति। और ये सिफारिश ग्रामीण पंचायत के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए 2 स्तरीय ढांचे का वर्णन करती है। यानी गांव में ग्राम पंचायत हो और जिला में जिला परिषद हो। जो मध्यवर्ती प्रकार था ब्लॉक में, वो हटा दिया जाता है क्योंकि ये सरकार बहुत समय तक सत्ता में
नहीं रह पाई, इसलिए अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू भी नहीं हो पाई। इसके बाद में फिर एक नई समिति बनती है जिसे बोलेंगे अपन GVK राव समिति। ये राव समिति चतुर्थ स्तरीय ढांचे की सिफारिश करती है। इसके बाद में हम गठित करते हैं LM सिंघवी समिति को 1996 में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करती है। वो कहती है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर DPSP के अंदर अभी तक पंचायत के बारे में लिखा गया है, तो राज्य नहीं मान रहे हैं। जब तक आप संविधान में संशोधन करके इसे अनिवार्य नहीं बनाओगे तब तक कोई भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करेगा। पॉइंट समझना। इसी के बाद में हम लोग लाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसके माध्यम से अब भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के अंतर्गत हम ग्रामीण व्यवस्था के अंदर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जो अब अनिवार्य हो जाएगा और राज्यों को मानना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से अब सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद में कौन था? राजस्थान था। लेकिन संविधान संशोधन के बाद अपनाने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन जाएगा। संविधान में संशोधन हो चुका है। अब जानने योग्य वाली बात यह है कि कौन कौन से अनोखे प्रावधान पंचायती राज को लेकर हमारे संविधान में किए गए हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि एक ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, वहां पर पंचायत के 3 स्तरों को बनाया जाएगा। कौन कौन से? गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक में जनपद और जिला में जिला पंचायत। परंतु ऐसे राज्य जहां का जनसंख्या 20 लाख से कम देखी जा रही है, वहां पर केवल 2 स्तर किसको हटा देंगे? बीच वाला। कौन सा था? जनपद, ब्लॉक पंचायत, जनपद पंचायत वाला हटा देंगे। केवल बचेगा ग्राम और जिला। ठीक है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो कि पंचायत से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब क्या? जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो जो लोग उस पंचायती चुनाव का हिस्सा बन पाएंगे, अर्थात 18 साल से ऊपर के सभी महिला, पुरुष, लड़का, लड़की जो चुनाव में वोट देंगे, वयस्क लोग, वो सभी लोग की सभाओं का कहता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। और उस ग्राम सभा में ये सभी वयस्क साइन करके आते हैं, साइन हस्ताक्षर होते हैं। एक मजेदार फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश 100% ग्राम सभा की बैठक लेने वाला एक राज्य है। परंतु इस केस में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि वह जो ग्राम सभा की बैठक हो रही है वो वास्तव में नहीं हो रही, सैद्धांतिक रूप से हो रही है। कैसे? जब कोई भी गांव का वयस्क राशन लेने जाता है ना, तो उसको 2 रजिस्टर पे हस्ताक्षर करना पड़ता है। एक तो राशन वाला और दूसरा हस्ताक्षर करवाते हैं ऐसे रजिस्टर पे जो कि किसका है? ग्राम सभा का है। अर्थात वास्तविक स्थिति ग्राम सभा की उतनी अच्छी नहीं है जितना सैद्धांतिक रूप से बताया जा रहा है। मतलब सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर आप सारे लोग घर पर बैठकर MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, कम समय में सारे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जुड़िए कौटिल्य एकेडमी से, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको एक निश्चित रोड मैप के माध्यम से टाइम बाउंड सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करा देगी। तो जो नीचे दिया गया लिंक है, नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और MPPSC की तैयारी घर पर बैठ के कर सकते हैं। विश्वास मानेगा, बड़े मजे से आप सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे प्रमुख क्वेश्चन तो यह है कि भैया ग्राम पंचायत की संरचना क्या होती है? संविधान से हमने पूछा तो संविधान का आर्टिकल नंबर 243C ने हमको आंसर दिया कि गांव में ग्राम पंचायत होगी। कैसे बनाया जाएगा? गांव को बांटा हमने कई सारे वार्ड्स में। एग्जांपल के लिए A वार्ड, B वार्ड, C वार्ड। ठीक है। अब A वार्ड के अंदर ही एक व्यक्ति को चुना जाएगा और उस व्यक्ति को कहा जाएगा क्या? वार्ड सदस्य। ये वार्ड सदस्य क्या काम करता है? कुछ भी काम करवाना, प्रशासनिक कार्यपालिक काम करवाना। मेरे घर में नल नहीं लगा है, मेरे यहाँ पर शौचालय अपन चला रहे हैं ना, ओपन डिफेक्शन फ्री, भैया मोदी जी ने कहा है शौचालय बनाओ भैया, बाहर लोटा लेके करना अच्छी बात नहीं होती है। तो वो सीट लगवाना, वो शौचालय बनवाना मेरे वार्ड में किसका काम होगा? इस वार्ड सदस्य का काम होगा। परंतु कभी ये वार्ड सदस्य काम ना करे या इसके ऊपर कौन क्वेश्चन निकल के सब सामने आए, तो नाम निकल के आता है मुखिया का, प्रधान का। जो गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो पूरे गांव का लेगा। उसका लेना देना केवल एक वार्ड से नहीं होगा, B वार्ड से भी होगा, C वार्ड से भी होगा, अर्थात पूरे गांव से होगा। अर्थात गांव का मुखिया, गांव का प्रधान कहला रहा है। परंतु एक क्वेश्चन फिर दिमाग में निकल गया है, सर
हमने मुखिया और प्रधान के बारे में उतनी कहानी नहीं सुनी, उतना नाम नहीं सुना। मध्य प्रदेश में हमने सरपंच के बारे में सुना है, वो इससे अलग होता है क्या? इसके लिए आपको दो शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा, एक है कार्यपालिका और एक शब्द है न्यायपालिका। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा विधायिका, जो विधान बनाती है, जैसे संसद है, विधानमंडल है, परंतु भैया पंचायती व्यवस्था में विधायिका अनुपस्थित है। ये कानून नहीं बना सकती। जो कानून संसद के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कानून विधानसभा के द्वारा बनाया रहा है, ये क्या कर सकती है? उसका पालन कर सकती है, उसका क्रियान्वयन कर सकती है। अर्थात पंचायती राज में भैया पंचायत में कार्यपालिका उपस्थित होगी और यही कार्यपालिका का सदस्य था वार्ड सदस्य, और इसी कार्यपालिका का एक अंग था मुखिया या प्रधान। कुछ भी काम करना, कुछ भी योजना बनाई कि भैया एक काम करो, कोरोना फैल रहा था, जितने भी लोग हैं क्या सभी का वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज का ज्ञान किस होगा? इसी कार्यपालिका के पास होगा। जो राशन, कितना राशन आया, कितना राशन किसने लिया, किसी ने 2 किलो ज्यादा ले गया, किसने चोरी वोरी करी, वो सारा का सारा मामला किसके पास होगा? इसी कार्यपालिका के पास। परंतु एक शब्द होता है न्यायपालिका, मतलब कभी लड़ाई हो जाए, उदाहरण के लिए मैं ए वार्ड में रह रहा हूं और मेरी लड़ाई हो गई ए वार्ड के किसी मेरे पड़ोसी के साथ हो गई, क्यों? वो नाली के चक्कर में हो गई, उसने पानी फेंका, अरे उसने कुल्ला करके मेरे घर के सामने फेंक दिया, या मैंने कुल्ला करके उसके घर के सामने दिया, वो लड़ने आ गया, यार तुमने कुल्ला क्यों करा, तुमने कुल्ला क्यों करा? अब कुल्ला के चक्कर में कौन इसको सॉल्व करेगा? लड़ाई बड़ाई तो कर नहीं सकते ना, पुलिस आ जाएगी, पुलिस आएगी तो बहुत मारती है। तो फिर हम साथ लेते हैं, हमारे सामने शब्द निकल के आता है कि ग्राम पंचायत में न्याय करने के लिए कौन सही कौन गलत, क्या है क्या होना चाहिए, इस बात के लिए न्यायपालिका को भी अधिरूपित किया गया है। और हर वार्ड में एक पंच होगा और पंच से ऊपर होगा सरपंच। किसी किसी राज्य में हो सकता है कि न्यायपालिका के लिए अलग प्रावधान हो और कार्यपालिका के अलग प्रावधान हो, परंतु मध्य प्रदेश में यही वार्ड सदस्य पंच के रूप में जाने जाते हैं और यही मुखिया, यही प्रधान सरपंच के रूप में जाना जाता है, बशर्ते जब वह काम करेगा क्रियान्वयन का योजनाओं की, जब वह वैक्सीनों के बारे में जानकारी ले, जब वह राशन का वितरण करे, जब वह नल लगाए, जब वह शौचालय का निर्माण करे, तो वह प्रधान या मुखिया कहलाएगा। परंतु जब वह दो लोग के विवादों को सॉल्व करेगा, उसको अपन बोलेंगे सरपंच। आपने वो देखा होगा पुराने समय में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है, वहां पर 5 लोग बैठे रहते हैं और जो ये इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को मार दिया, क्या करें सरपंच साहब? सरपंच मतलब न्याय से लेना देना उनका है। गांव में मुखिया और प्रधान के अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे कि एक शब्द निकल के आता है ग्राम सेवक या सचिव। जैसे कि ये प्रधान, मुखिया, सरपंच को या पंच को निर्वाचित किया जा रहा था, चुना जा रहा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियां हैं, परंतु इस ग्राम सेवक को, सचिव को सरकार चुनती है, राज्य सरकार चुनती है। किसके आधार पे? योग्यता के आधार पे। ये भैया चुन के आए थे ना, जिनको एमबी की तैयारी करना थी, आ गए कि यार मैं कहां गया करके, ये सचिव जी थे। फिर आपके सामने होता है कि भैया गांव है तो वहां पर किसान अधिक होंगे, किसान होंगे तो किसानों की भूमि होगी, किसकी भूमि कितनी है, किसकी भूमि कितनी नहीं है, इसके बारे में जो लेखा जोखा रखता है वो कहलाता है पटवारी या लेखपाल। उत्तर प्रदेश में इसको कानून गो के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर किसी भी गांव में क्या सारी चीज कानून व्यवस्था सही से चल रही है, कोई पुलिस तो नहीं होगा, तो एक चौकीदार होगा। ये सारी की सारी जानकारी जाकर देगा कहां पर? ब्लॉक में जो भी पुलिस चौकी रही होगी। मतलब ये सुरक्षा का काम करता है, ये लेखे जोखे का काम करता है, ये सारा क्रियान्वयन का काम कर रहा है, क्योंकि समझदार है, पढ़ लिख कर आया है और ये गांव की समस्या को जानते हैं। इन सभी चारों लोग से मिलकर बनता है एक गांव, एक अच्छा आदर्श गांव। क्वेश्चन निकल के सामने आया कि ग्राम पंचायत के बारे में तो हम जान गए, परंतु ग्राम के ऊपर ब्लॉक पर कौन सी थी? जनपद पंचायत, पंचायत समिति। उसका अध्यक्ष और सदस्य का निर्वाचन कैसे होगा? तो कहा जाता है कि उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, परंतु भले ही बात जनपद पंचायत की हो या जिला पंचायत की हो, दोनों के अध्यक्षों का निर्वाचन क्या होगा? अप्रत्यक्ष विधि से होगा। परंतु हमारे ग्राम पंचायत में क्या हो रहा था कि सदस्यों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष विधि से हो रहा था, और जो सरपंच था उसके लिए विधानसभा क्या कर रही थी? नियम बना रही थी। और मध्य प्रदेश की नियम अनुसार ये होता है कि हमारा सरपंच भी प्रत्यक्षता ही चुना जाता है, अप्रत्यक्षता नहीं चुना जाता। क्वेश्चन है, एक शब्द सुना होगा आपने, BDO। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा, जब डीएम मैडम उस गांव में, फुलेरा गांव में इंस्पेक्शन करने आ रही थी कि भैया गांव में ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब समझते हो आप? कि भैया
जितने भी लोग हैं वो लोटा लेके बाहर नहीं जाएंगे शौच करने के लिए। उनके लिए सरकार ने शौचालय बनाया है। क्यों? उसे कई सारी बीमारी, स्वास्थ्य की हानि होती है। तो डीएम मैडम आ रही थी कि ओडीएफ मुक्त क्या फुलेरा गांव हो चुका है क्या? और मजे की बात ये थी उस पंचायत वेब सीरीज में कि जो ग्राम का मुखिया था वही बाहर लोटा लेके जाता था। क्या बोलता था? मेरे को शौकिया ना हो, मेरे को बाहर ही जाने में अच्छा लगता था। जब डीएम मैडम आने वाली थी फुलेरा गांव में ओपन डिफेकेशन फ्री का निरीक्षण करने के लिए, तो इसी वीडियो ने एक वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने ग्राम के सरपंच को और सचिव को फोन लाके बताया कि मैडम आने वाली भैया। मतलब जो काम ग्राम पंचायत में सचिव कर रहा है वही काम जनपद पंचायत में कौन कर रहा है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कर रहा है। इसको कौन चुनता है? ऑफ कोर्स सरकार चुनती है। पढ़ा लिखा आदमी है, चीजें चल रही हैं। क्वेश्चन सामने निकल के आएगी, पंचायती चुनाव करवाता कौन है? तो भैया हमारे संविधान में 2 चुनाव आयोग हैं। एक वो चुनाव आयोग जो संसद और विधानसभा या राज्यों के चुनाव को करवा रहे हैं कि मोदी जी को चुनना है कि शिवराज सिंह चौहान को करना है, ये सारा का सारा काम कौन करेगा? मेन चुनाव आयोग। और एक और चुनाव आयोग इसको अपन बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल नंबर 243 के में इसका वर्णन है। और राज्य निर्वाचन आयोग का मेन काम होगा पंचायत के चुनाव का निष्पादन करना। इसमें ग्राम भी आएगा, इसमें जनपद भी आएगा और इसमें जिला भी आएगा। अब गांव के लोग अपने पंच या सरपंच को चुन रहे हैं और वही लोग ग्रामीण व्यवस्था का शासन कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि सरकार ने बाद में सोचा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुसंख्यक होंगे, वही बार बार सरपंच बनेंगे और पूरे ग्रामीण का शासन करेंगे। यदि हमें अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो पंचायती व्यवस्था में ऐसे लोग जो वंचित तबकों से आते हैं उनको भी सरपंच और पंच बनने का अधिकार हो। इसलिए हमारे आर्टिकल नंबर 243 के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है पंचायत के स्तर के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया आपको पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अनिवार्य आरक्षण देना पड़ेगा। और सरकार के लिए वैकल्पिक है कि अगर उसे लगता है तो ओबीसी अन्य पिछड़ वर्ग को भी आरक्षण दे सकता है सीटों पर। महिलाओं के बारे में 1/3 रिजर्वेशन की बात की जा रही है। मतलब एक पॉइंट समझना है, यहां पर लिखा हुआ है चक्री पद्धति से कि मान के चलो मेरा गांव है तो पहले एक व्यक्ति बनेगा जो सरपंच बन जाएगा, वो पुरुष होगा। फिर से एक व्यक्ति होगा जो पुरुष होगा, लेकिन बाद में जो व्यक्ति सरपंच बन रहा होगा उसके लिए अनिवार्यतः बात की जा रही है कि वहां की सरपंच कोई महिला ही होनी चाहिए। बार बार ये चक्र चेंज होते रहेगा, पुरुष से महिला, महिला से पुरुष होगा। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी हो तो उसमें एक व्यक्ति थे और एक ये महादेवी थी जिनका नाम है मंजूबाई। ये जो व्यक्ति है, महानुभाव हैं, ये पंचायत का चुनाव लड़कर सरपंच बन जाते हैं, प्रधान जी बन जाते हैं। लेकिन अगली बार जब चक्री पद्धति से महिलाओं को उस गांव की सीट मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि महिला ही इस गांव की प्रधान बन सकती है, तो ये माननीय महोदय अपनी पत्नी मंजूबाई को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। और जनता के लोग क्योंकि इनको जानते हैं, इससे सारे लोग उनकी पत्नी को वोट देते हैं और प्रधान बन जाती है मंजूबाई। लेकिन पूरे गांव का काम ये प्रधान मंजूबाई नहीं, प्रधानपति ये महानुभाव करते हैं। और इसे ही कहा जाता है पंचायत पति सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बीमारी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमने महिलाओं को शक करने के लिए उनको प्रधान बनाया, लेकिन अभी वो महिला घर में चूल्हा चौकाई कर रही है, बर्तन ही मांज रही है, गांव के सामने जा ही नहीं पा रही है, वो काम कर ही रही है, काम उनका पति ही कर रहा है। तो क्या इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा? क्या हमारे पंचायत के अंदर समावेशन हो पाएगा? वंचित तबकों का विकास हो पाएगा? नहीं। तो हमें इस प्रधान पति कल्चर और इस सिंड्रोम की बीमारी से हटाना पड़ेगा और महिलाओं को टेक ऑन स्टेज लेना पड़ेगी। आगे आकर उन्हें काम संभालना पड़ेगा ताकि आज वो पंचायत के सरपंच बन जाएं, बाद में वही व्यक्ति सीएम या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं? पंचायत को समझने के लिए आपको संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में जानना पड़ेगा। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के लिए 29 विषयों का वर्गीकरण किया गया है। बताया गया है कि यदि देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण पंचायत स्थानीय स्वशासन करनी चाहती है तो उसके पास कौन कौन से कार्य होंगे करने के लिए। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई सा एक लोकल रोड है तो उसका विकास करना, उसकी मरम्मत कराना, ये किसका काम होगा? ग्राम पंचायत का काम होगा। यदि उस क्षेत्र में पेयजल की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना आपका काम होगा। वहां पर स्थानीय स्वच्छता का ध्यान रखना, शौचालय पहुंचवाना,
कराना ग्राम पंचायत काम होगा। एक ग्राम के अंतर्गत पुस्तकालय का निर्माण कराना ग्रामीण पंचायत के 29 विषयों में से एक माना जाएगा। यदि गांव के अंदर कोई धार्मिक या मनोरंजन मेलों का आयोजन किया जा रहा है तो उसकी व्यवस्था करना, उसका निर्माण करना, उसकी देखरेख करना, सारा काम ग्राम पंचायत का होगा। ये केवल मैंने आपको 4 काम बताए, ऐसे 29 विषय 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। 11वीं अनुसूची के बाद में आपको जानना पड़ेगा संविधान के आर्टिकल 243 आई को, जिसमें बात की जा रही है राज्य वित्त आयोग की। इस राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जिसका मुख्य काम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव की वित्तीय परिस्थिति है वो कैसी है। यदि ग्रामीण पंचायत के पास में पैसा होगा तभी वो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा पाएंगे, तभी शौचालय बनवा पाएंगे, तभी वो ग्रामीण क्षेत्र में लाइट लगवाकर, पानी पहुंचाकर अच्छे रोड का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन यदि देश के अंदर गांव के पास पैसा नहीं है, राज्य उनकी सहायता नहीं कर रहा, तब वो ग्राम पंचायत ठप होने लगेंगी। इसलिए राज्य वित्त आयोग हर प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कितना पैसा दिया जा रहा है, उनका विकास कैसा हो रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो कैसा लगा आप सभी लोग को लव कुश की पाठशाला के साथ ग्राम फुलेरा की पंचायत की सैर करते हुए? यदि आप नए नए मुद्दों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो लव कुश की पाठशाला के इस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कौटिल्य एकेडमी प्रेजेंट्स है। आपको नए तरीके से हम दोनों इस पाठशाला के चैनल में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी टीम को सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और नए मुद्दों के साथ हम मिल जाएं। धन्यवाद।